हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम समझेंगे जीनोम के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जीनोम क्या होता है? जो कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल होता है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे वो यूकैरियोट हो, उसके अंदर जो कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया का हो, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट का हो, चाहे वो न्यूक्लियस का हो, उस सभी को कंबाइनली कहा जाता है जीनोम। ठीक है, तो ये होता है जीनोम। अब जो जीनोम है उसका नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो जीनोम है उसका साइज जो है वो इंक्रीज करता है जब हम लोअर यूकैरियोट्स की बात करते हैं। लोअर यूकैरियोट्स जैसे कि बडिंग ईस्ट, फिजन ईस्ट, ये जो है लोअर यूकैरियोट्स हैं। उसके बाद अगर हम हायर यूकैरियोट्स जैसे कि ह्यूमंस के ऊपर, रेप्टाइल्स के ऊपर या फिर एव्स के ऊपर मूव करते हैं तो जो साइज है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज करता है। तो इससे हम क्या कहते हैं कि साइज जो है वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब आगे समझते हैं। स्मॉलेस्ट जीनोम जो रिपोर्टेड है अब तक वो है माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम का। तो ये है माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम का। इसका जो जीनोम है वो स्मॉलेस्ट है अब तक की जितने भी ऑर्गेनिजम्स को जीनोम को जो है रिपोर्ट किया गया है। अब कुछ बात करते हैं जीनोम की कॉम्प्लेक्सिटी की, क्योंकि जीनोम की कॉम्प्लेक्सिटी जो है उससे जीनोम का साइज जो है वो इंक्रीज करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए या फिर सेम रहना चाहिए। तो उसे एक बार कंसिडर करते हैं। अगर हम लोअर यूकैरियोट्स के केस को स्टडी करते हैं, सिर्फ यूकैरियोट्स की बात करेंगे, प्रोकैरियोट्स की बात नहीं करेंगे इसमें। तो लोअर यूकैरियोट्स की अगर हम बात करते हैं, लोअर यूकैरियोट्स, इनके अंदर क्या देखा गया कि अगर जीनोम में जेनेटिक मटेरियल में कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ रही है तो उससे क्या हो रहा है कि जीनोम का साइज जो है वो भी बढ़ रहा है। मतलब जेनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी से क्या हो रहा है, जेनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो इससे क्या हो रहा है, जीनोम का साइज जो है वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल में अगर कॉम्प्लेक्सिटीज जो है वो इंक्रीज कर रही है तो जीनोम का जो साइज है वो इंक्रीज कर रहा है। ये नॉर्मल चीज़ है और अंडरस्टैंडेबल चीज़ है। अब बात करते हैं हायर यूकैरियोट्स की। हायर यूकैरियोट्स में क्या देखा गया कि यहां पर जरूरी नहीं है कि जीनोम का साइज जो है वो जीनोम की कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर डिपेंड करे। और उसका एक अच्छा एग्जांपल है, क्या अगर हम एम्फीबियंस के अगर जीनोम का साइज देखते हैं, अगर एम्फीबियंस के जीनोम का साइज हम देखते हैं तो ये ज़्यादा है एज कंपेयर टू ह्यूमंस। ठीक है, तो ह्यूमन से अगर हम कंपेयर करते हैं एम्फीबियंस के, जैसे फ्रॉग की अगर हम बात करते हैं तो इनका जो जीनोम का साइज है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू ह्यूमंस। लेकिन अगर हम फाइलोजेनेटिकली देखते हैं तो मैमल्स जो हैं वो ज़्यादा इवोल्व हैं, एम्फीबियंस जो हैं वो ज़्यादा इवोल्व हैं। फिर भी ऐसा होने की वजह क्या है कि जो जीनोम की कॉम्प्लेक्सिटी है उसके ऊपर जीनोम का साइज जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा। इसे कहा गया सी वैल्यू पैराडॉक्स। इसे कहा गया सी वैल्यू पैराडॉक्स कि जो जीनोम की कॉम्प्लेक्सिटी है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि जीनोम का साइज जो है वो कितना है। ओके, अब आगे मूव करते हैं। अब जो हायर जीनोम के अंदर हायर जीनोम साइज हमें क्यों देखने को मिलता है हायर यूकैरियोट्स के अंदर, उसकी बात करते हैं। हायर यूकैरियोट्स के अंदर हमें जीनोम साइज, अब हायर यूकैरियोट्स में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, एम्फीबियन भी हायर यूकैरियोट है और जो ह्यूमंस है, जो मैमल्स हैं वो भी हायर यूकैरियोट्स हैं। तो इन सभी के अंदर जो है हमें जीनोम साइज एज कंपेयर टू लोअर यूकैरियोट ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसा क्यों है? ठीक है, तो जीनोम साइज यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके, तो ऐसा क्यों हुआ? सबसे पहली बात, यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीन्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। हायर यूकैरियोट्स के अंदर जो नंबर ऑफ जीन्स हैं, जीन्स क्या होते हैं, डीएनए की जो हमारी जेनेटिक मटेरियल जो फंक्शनल यूनिट होती है। ओके, तो नंबर ऑफ जीन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। सेकेंडली, मल्टीपल कॉपीज देखने को मिलती है जीन की। ठीक है, एक जीन की हो सकता है कितनी भी सारी जो है मल्टीपल कॉपीज जो यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। सो मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर कि प्रेजेंस ऑफ नॉन कोडिंग सीक्वेंस। प्रेजेंस ऑफ नॉन कोडिंग सीक्वेंस। अब नॉन कोडिंग सीक्वेंस क्या है? नॉन कोडिंग सीक्वेंस यानी कि ऐसा डीएनए का पार्ट, ऐसा डीएनए का सीक्वेंस जो कि एमआरएनए की फॉर्मेशन नहीं कर रहा और उसकी वजह से फर्दर प्रोटीन्स की फॉर्मेशन नहीं हो रही, तो उस पार्ट को कहा गया नॉन कोडिंग सीक्वेंस। ठीक है, जो कि कोड नहीं कर रहा है, जो कि प्रोटीन कोड नहीं कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर अगर नॉन कोडिंग सीक्वेंस देखा जाए तो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है हायर यूकैरियोट्स के अंदर, जिसकी वजह से जो जीनोम का साइज है वो भी बढ़ जाता है। अब बात करते हैं जीन की। तो जीन के बारे में जैसा कि मैंने बताया कि ये फंक्शनल जो सेगमेंट है जेनेटिक मटेरियल का, फंक्शनल सेगमेंट। ठीक है, उसके बाद अब इसकी जो जीन है वो किस रिस्पॉन्सिबल है, जो जीन है वो किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। तो जीन जो है वो ऐसे भी होते हैं जिनको ट्रांसक्राइब किया जा सके और ऐसे भी होते हैं जिनको ट्रांसक्राइब नहीं किया जा सके, ट्रांसक्रिप्शन यानी कि एमआरएनए की फॉर्मेशन नहीं की जा सकती।
ठीक है, तो mRNA बोल रहा हूँ मैं स्पेसिफिकली, तो इसको याद रखें, mRNA यानी कि मैसेंजर आरएनए। ठीक है, तो कुछ ऐसे हैं जो ट्रांसक्राइब्ड होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन ट्रांसक्राइब्ड होते हैं, इनके ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। अब जो ट्रांसक्राइब्ड होते हैं वो भी दो टाइप के हो सकते हैं, वो या तो कोडिंग हो सकते हैं, कोडिंग आरएनए हो सकते हैं जो कोड कर रहे हैं, या फिर नॉन कोडिंग हो सकते हैं। नॉन कोडिंग का मतलब जो कि प्रोटीन कोड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो नॉन कोडिंग हो सकते हैं और कोडिंग भी हो सकते हैं। अब आगे समझते हैं, तो एक बार देख लेते हैं। अगर मान लीजिए mRNA है, mRNA मैसेंजर आरएनए है, तो ये कैसा होता है, कोडिंग नेचर का होता है, ये होता है कोडिंग। कोडिंग होगा तो किसकी फॉर्मेशन करेगा, पॉलीपेप्टाइड की, पॉलीपेप्टाइड की प्रोटीन की फॉर्मेशन करेगा। और मान लीजिए यहाँ पर अब आरएनए प्रेजेंट है, राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट है, ये कैसा होता है, नॉन कोडिंग होता है, ये होता है नॉन कोडिंग। अब नॉन कोडिंग है तो यहाँ पर किसी चीज़ की फॉर्मेशन नहीं होगी, पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, अब आगे समझते हैं। अर्लियर, पहले जमाने में ऐसा कहा गया कि वन जीन गिव राइज टू मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड, ऐसा कहा गया अर्लियर सेड कि वन जीन, एक जीन जो है वो मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब कोडिंग जीन की बात हो रही है यहाँ पर, लेकिन प्रेजेंटली आज के टाइम पर ऐसा समझा जाता है, क्योंकि वो पहले की बात थी, पहले के साइंटिस्ट ने ये बात कही, लेकिन आज के टाइम पर ये कहा जाता है कि वन जीन फॉर्म्स आरएनए। ठीक है, तो एक जीन जो है वो एक आरएनए की फॉर्मेशन करता है। अब उस आरएनए से पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन हो रही है या नहीं हो रही है, वो उसके कोडिंग या नॉन कोडिंग होने पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आगे समझते हैं। जो ऐसा जीन, ठीक है, अच्छे समझिए, ये जीन है, अब ये जीन जो है वह कैसा है, ट्रांसक्राइब्ड है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन हो सकती है। अब यहां पर इसकी दो टाइप्स देखी गई, एक देखी गई नॉन इंटरप्टेड जीन, ऐसा जीन जिसके अंदर कोई इंटरप्शन नहीं देखने को मिलती, तो यहां पर हम सिंपली कह सकते हैं जिसके अंदर इंट्रोन प्रेजेंट नहीं है। सो नो इंट्रोन, नॉन इंटरप्टेड जीन वो जीन होता है जिसके अंदर इंट्रोन एब्सेंट होता है, इंट्रोन प्रेजेंट नहीं होता है। इंटरप्टेड जीन कौन सा है, इंटरप्टेड जीन, तो इंटरप्टेड जीन के अंदर यानी कि स्प्लिट जीन, इसे कहा जाता है स्प्लिट जीन। अब जो स्प्लिट जीन है इसके अंदर प्रेजेंस होती है इंट्रोन की, यानी कि जो इंट्रोन है वो प्रेजेंट होता है, तो प्रेजेंस ऑफ इंट्रोन। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इंट्रोन क्या है और इससे रिलेटेड और टर्म्स हैं उनके बारे में कंप्लीटली समझेंगे। अभी सिर्फ ये समझना है कि इंटरप्टेड जीन वो जीन होता है जिसके अंदर इंट्रोन प्रेजेंट होता है, अनइंटरप्टेड जीन या फिर नॉन इंटरप्टेड जीन वो है जिसके अंदर इंट्रोन प्रेजेंट नहीं होता। अब जो ऐसा जीन जिसके अंदर इंट्रोन प्रेजेंट है, ये कॉमनली किसके अंदर देखने को मिलता है, तो ये कॉमन है, कॉमन इन हायर यूकैरियोट्स। हायर यूकैरियोट्स के अंदर हमें ये कॉमनली देखने को मिलता है, लोअर यूकैरियोट्स के लिए अनकॉमन है, मतलब प्रेजेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, अनकॉमन है और रेयरली देखने को मिलता है, रेयरली इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, अनकॉमन है लोअर यूकैरियोट्स के लिए, रेयर है प्रोकैरियोट्स के लिए और कॉमन है हायर यूकैरियोट्स के लिए। और इसकी वजह से भी जो जीनोम का साइज है वो बढ़ जाता है। ओके, अब आगे समझते हैं। इंट्रोन की बात करते हैं कि इंट्रोन क्या है। अभी हमने समझा अनइंटरप्टेड और इंटरप्टेड जीन, अब इंट्रोन की बात करते हैं कि इंट्रोन क्या है। इंट्रोन जो है, जो टर्म है इंट्रोन, ये सबसे पहले किसने डिफाइन की थी, सबसे पहले इंट्रोन को डिस्कवर किसने किया था, तो बाय रॉबर्ट एंड शार्प। तो रॉबर्ट एंड शार्प जो हैं, इन्होंने जो है सबसे पहले इंट्रोन को डिस्कवर करा था। और कहां पर डिस्कवर करा था, तो फाउंड इन हेक्सोन जीन्स ऑफ एडिनोवायरस। ठीक है, तो एडिनोवायरस जो है उसके हेक्सोन जीन्स के अंदर जो है सबसे पहले इन्होंने इंट्रोन को फाइंड आउट किया था। तो इंट्रोन क्या है अब उसे समझ लेते हैं अच्छे से, वैसे हम समझ चुके हैं लेकिन थोड़ा और समझते हैं। सो मान लीजिए ये एक डीएनए का सेगमेंट है, इस डीएनए के सेगमेंट में, ठीक है, यहां से किसकी फॉर्मेशन करी, ये पार्ट थोड़ा अलग है बीच का, अभी समझते हैं इसको। सो यहां से किसकी फॉर्मेशन हुई, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट की, किसकी, प्राइमरी
ट्रांसक्रिप्ट की फॉर्मेशन हुई। अब प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट की फॉर्मेशन हुई तो यहाँ पर हमें एक सिंगल स्ट्रैंड देखने को मिला, अभी ऊपर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट था। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, इसके अंदर हमने क्या देखा कि ये जो पार्ट है इसे कहा गया इंट्रोन, एंड ये जो साइड में जो कॉर्नर पे पार्ट प्रेजेंट है इसके, इन्हें कहा गया एक्सोन। ठीक है, इन्हें कहा गया एक्सोन। और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट प्रेजेंट है। अब आगे क्या हुआ, इस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट की क्या हुई, प्रोसेसिंग हुई, यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गई। आरएनए का जो है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट का जो है क्या हुआ, प्रोसेसिंग हुई, आरएनए की प्रोसेसिंग हुई। आरएनए की प्रोसेसिंग का भी एक अच्छा मेथड है जो कि हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में समझेंगे। ठीक है, अब इसकी प्रोसेसिंग हुई तो यहाँ पर फॉर्मेशन किसकी हुई, तो फॉर्मेशन हुई यहाँ पर ये भी एक्सोन, ये भी एक्सोन। तो यहाँ पर बीच में जो है इंट्रॉन जो है वो गायब है, तो इसको हमने क्या कहा, प्रोसेस्ड आरएनए। ठीक है, या फिर मैच्योर आरएनए भी कह सकते हैं, मैच्योर आरएनए। ओके, तो वो सेगमेंट जो कि जीन में पाया जाता है, जो कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर पाया जाता है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट के अंदर पाया जाता है, लेकिन मैच्योर आरएनए के अंदर आफ्टर प्रोसेसिंग नहीं पाया जाता, उसे कहा जाता है इंट्रॉन। फिर से सुन लीजिए, वो सेगमेंट डीएनए का जो कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए में है, जीन में है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में है, लेकिन प्रोसेसिंग होने के बाद आरएनए में प्रेजेंट नहीं है, उसे कहा जाता है इंट्रॉन। ठीक है, अब ये कॉमनली हमने समझ चुके हैं कि कॉमन जो है हायर यूकैरियोट्स के अंदर ये काफी कॉमन है। और जो एवरेज साइज के इंट्रॉन होते हैं, तो एवरेज साइज के अंदर जो 3000 बेस पेयर्स के अराउंड जो है हमें एवरेज साइज देखने को मिलता है इंट्रॉन्स का। इंट्रॉन का एवरेज साइज कितना बताया मैंने, 3000 बेस पेयर्स। ठीक है, डीएनए में। ओके, या फिर हम कह सकते हैं 3000 न्यूक्लियोटाइड्स आरएनए में। ठीक है, 3000 न्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि आरएनए जो है सिंगल स्टैंडर्ड है ना यहाँ पर, तो इसलिए 3000 न्यूक्लियोटाइड्स का आ गया। ओके, अब एक सिंगल जीन के अंदर जो नंबर ऑफ इंट्रॉन है वो कितना हो सकता है, कितना वेरी कर सकता है। सो नंबर ऑफ इंट्रॉन ये हो सकता है 1 to more than 300। ओके, तो नंबर ऑफ इंट्रॉन जो है एक जीनोम के अंदर, एक सिंगल जीन के अंदर, एक सिंगल जीन की बात हो रही है यहाँ पर, एक सिंगल जीन में, सो इन सिंगल जीन, एक सिंगल जीन के अंदर जो नंबर ऑफ इंट्रॉन है वो हो सकता है 1 to more than 300। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इंट्रॉन्स जो हैं वो हमें टाइटिन प्रोटीन के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे कि टाइटिन प्रोटीन जो है, टाइटिन प्रोटीन, इसके अंदर देखने को मिलते हैं 372 इंट्रॉन। मतलब टाइटिन प्रोटीन फॉर्म करने वाले जीन के अंदर हमें 372 इंट्रॉन जो है वो देखने को मिलते हैं। कुछ इंट्रॉन्स ऐसे भी होते हैं जो कोडिंग नेचर शो करते हैं, और कुछ इंट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो कि मोबाइल होते हैं। अब ये जब हम कंप्लीटली इंट्रॉन्स की बात करेंगे सिर्फ, तब समझेंगे। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कुछ इंट्रॉन्स जो हैं, फ्यू इंट्रॉन्स शो कोडिंग नेचर, कुछ इंट्रॉन जो हैं वो कोडिंग नेचर शो कर सकते हैं, और कुछ इंट्रॉन जो हैं वो मोबाइल होते हैं, मोबाइल हो सकते हैं, यानी कि जीनोम के अंदर मूव कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। ठीक है, अब आगे थोड़ा समझ लेते हैं, टाइप्स को समझ लेते हैं इंट्रॉन की। एक फ्लो चार्ट से समझेंगे ताकि आप जल्दी जो है चीज़ों को ग्रैस्प कर सकें। तो टाइप्स ऑफ इंट्रॉन, अब टाइप्स ऑफ इंट्रॉन में समझिए, एक तो प्रोकैरियोटिक, ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक जीन्स में मिलने वाले, और एक यूकैरियोटिक जीन्स के अंदर मिलने वाले, यूकैरियोटिक जीन्स। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीन्स के रूप में जो है इंट्रॉन्स को जो है डिवाइड कर लिया गया। अब प्रोकैरियोट्स के अंदर भी हमने दो समझे हैं, एक आर्कीबैक्टीरियल और एक यू बैक्टीरियल। सो आर्कीबैक्टीरियल ए से डिनोट कर रहा हूँ, ई मतलब यू बैक्टीरियल। तो आर्कीबैक्टीरियल जीन्स को जो इंट्रॉन है, इन जीन्स के अंदर जो इंट्रॉन देखने को मिला उन्हें कहा गया आर्कियल इंट्रॉन। क्या कहा गया उन्हें, आर्कियल इंट्रॉन। और जो यू बैक्टीरियल जीन्स थे उनके अंदर जो इंट्रॉन देखने को मिला उन्हें कहा ग्रुप 1 इंट्रॉन एंड ग्रुप 2 इंट्रॉन। ठीक है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 इंट्रॉन। ओके, सिंपल सी चीज़ है। उसके बाद यूकैरियोटिक जीन्स के अंदर एक हमें देखने को मिलते हैं ऑर्गेनेली जीन, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपनी ऑर्गेनली माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनल है, उस ऑर्गेनल के अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल है, तो वहाँ पर क्या है, जीन भी प्रेजेंट होंगे। ऐसे ही न्यूक्लियर जीन, जो कि न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसके जो जीन्स है। ओके, तो ऑर्गेनल जो जीन है इसके अंदर सबसे पहले समझ लेते हैं, इसके अंदर जो है जो इंट्रॉन है वो है ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3
एंड एक लास्ट में इंपॉर्टेंट है ट्विनट्रॉन, ट्विनट्रॉन, ठीक है, ट्विनट्रॉन। अब जो न्यूक्लियर जीन है उसकी बात करें तो इसके अंदर प्री एमआरएनए होता है, प्री एमआरएनए की फॉर्मेशन होती है, प्री एमआरएनए कोडिंग जीन। तो प्री एमआरएनए कोडिंग जीन के अंदर कौन सा प्रेजेंट होता है, GUAG, ठीक है, GUAG और AUAC इंट्रो, ठीक है, GUAG और AUAC। अभी GUAG और AUAC क्या है इसे समझेंगे। उसके बाद जो सेकंड टाइप थी वो थी प्री राइबोसोमल आरएनए कोडिंग जीन्स, ओके। तो इनके पास कौन सा है, ग्रुप 1 इंट्रॉन, ग्रुप 1 इंट्रॉन। एंड लास्ट में प्री ट्रांसफर आरएनए कोडिंग जीन, कोडिंग जीन्स। और इसके जो जीन हैं वो कौन से हैं, प्री टीआरएनए इंट्रॉन, इन्हें कहा गया प्री टीआरएनए इंट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये जो पूरा ग्राफ है इसे याद करना होगा अच्छे से कि प्रोकैरियोटिक जीन्स में कौन से हैं, यूकैरियोटिक जीन्स में कौन से हैं। उसके बाद प्रोकैरियोटिक्स की दो टाइप है, आर्किबैक्टीरियल जीन्स और यूबैक्टीरियल जीन्स। ऐसे ही यूकैरियोट्स में ऑर्गेनेल जीन और न्यूक्लियर जीन। फिर न्यूक्लियर जीन के अंदर अलग हैं, एमआरएनए के जीन्स अलग हैं, सॉरी जो इंट्रॉन है वो अलग है, राइबोसोमल आरएनए के अलग हैं और ट्रांसफर आरएनए के अलग हैं। अब बात करते हैं GUAG इंट्रॉन की, GUAG इंट्रॉन। अब इसे समझिए, बड़े ध्यान से समझिएगा, GUAG इंट्रॉन। तो GUAG इंट्रॉन सबसे पहले समझते हैं कि प्रेजेंट कैसे होता है ये जेनेटिक मटेरियल में, क्योंकि बीच में प्रेजेंट होता है, दोनों साइड एक्सोन प्रेजेंट होता है। तो समझिए, ये मान लीजिए 5 प्राइम, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड, उसके बाद G एंड देन T, बीच में A, फिर से A, G एंड N, और यहाँ पर 3 प्राइम एंड, ओके। तो इस पार्ट को जो है कहा गया इंट्रॉन, ये पार्ट है इंट्रॉन। तो इसे रिकॉग्नाइज कैसे करा गया, GUAG इंट्रॉन कहा गया इसे, GUAG, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं AG प्रेजेंट है, और ये अभी DNA की बात हो रही है, ये डबल स्टैंडर्ड DNA है यहाँ पर, तो T प्रेजेंट है। RNA होगा तो वो यूरेसिल हो जाएगा। अभी थाइमिन प्रेजेंट है DNA के अंदर, ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये DNA है। अगर यहाँ पर RNA होगा तो GU हो जाएगा वो। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है कि GT बताया गया है लेकिन नाम है GUAG, तो ये GT इसलिए है क्योंकि ये DNA है, ठीक है। और ये जो पार्ट है ये है एक्सोन का पार्ट, ये है एक्सोन का पार्ट। क्या होगा, जब आरएनए की फॉर्मेशन होगी, जो प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद प्रोसेसिंग के बाद ये इंट्रॉन जो है वो अलग हो जाएगा और एक्सोन जो है वो आपस में यूनाइट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने समझ लिया GUAG इंट्रॉन के बारे में। अब GUAG, या फिर आप एक काम करिए, अभी समझ लीजिए किससे आरएनए की फॉर्मेशन हो गई है। ये GU, बीच में A ब्रांच पॉइंट, उसके बाद यहाँ पर AGN, और ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, ठीक है। यहाँ पर GU क्या है, GU को कहा गया 5 प्राइम स्प्लाइस साइट, ठीक है, 5 प्राइम स्प्लाइस साइट, या फिर इसे कहा गया लेफ्ट स्प्लाइस साइट, लेफ्ट स्प्लाइस साइट। जब भी हम इसे नोटबुक बनाते हैं तो 5 प्राइम जो है उसे लेफ्ट में रखते हैं, दैट इज वाई इसे कहा गया लेफ्ट स्प्लाइस साइट। उसके बाद ये A जो है यहाँ पर बीच में, इसकी भी एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे कहा गया ब्रांच पॉइंट। ये आपको समझ में आएगा जब हम आरएनए प्रोसेसिंग की बात करेंगे, क्योंकि वहां पर आपको कंप्लीटली समझ में आएगा कि इंट्रॉन को किस तरीके से स्प्लाइसिंग के मेथड से जो है वहां से हटाया जाता है, किस तरीके की अलग अलग टाइप्स ऑफ स्प्लाइसिंग है, राइट। तो वो सब चीजें आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में समझ में आएगी। यहाँ पर हमें सिर्फ ये समझना है कि इंट्रॉन क्या है और उसकी नॉर्मली जो mRNA के लिए जो हमें स्प्लाइस साइट देखने को मिलती है वो किस तरीके की होती है। ये है 3 प्राइम स्प्लाइस साइट, ओके। स्प्लाइस साइट यानी कि इसे स्प्लाइस करके, इसे हटा के, इसे कट करके जो है बीच में से हटा दिया जाएगा। GUAG क्या है, GUAG एक कंसेंसस सीक्वेंस है। कंसेंसस सीक्वेंस है तो क्या मतलब है इसका, कि ये कंसेंसस सीक्वेंस है तो ये जो है 10 में से अराउंड 7 केसेस में या फिर 8 केसेस में जो है यहाँ पर हमें स्प्लाइस साइट्स के ऊपर GUAG ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर कहीं पर भी कंसेंसस सीक्वेंस की बात होती है तो वहां पर हम एक एवरेज देखते हैं कि प्रीडोमिनेंट यहाँ पर क्या है, कि 10 में से 8 केसेस में हमें कौन देखने को मिलता है इस पार्टिकुलर सीक्वेंस पर, और उसे हम कह देते हैं कंसेंसस सीक्वेंस, ठीक है। तो यहाँ पर GUAG जो है वो कंसेंसस सीक्वेंस है, ठीक है। अब बात करते हैं, अब इससे आगे बढ़ जाते हैं, इंट्रॉन से अब हम आगे बढ़ जाएंगे और एक टेक्निक समझेंगे जो कि इंट्रॉन को देखने के लिए या फिर उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस को चेक करने के लिए जो है हम ये टेक्निक यूज करते हैं। इसका नाम है आर लूप टेक्निक, आर लूप टेक्निक। अब आर लूप टेक्निक जैसे मैंने बताया कि ये चेक करने के लिए है
प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इंट्रॉन, कि इंट्रॉन प्रेजेंट है कि नहीं जीन के अंदर। ठीक है, अब ये इससे एक और चीज़ पता लगती है, नंबर ऑफ इंट्रॉन, कि अगर इंट्रॉन प्रेजेंट है तो कितने प्रेजेंट हैं। और एक और चीज़ पता लगती है कि अगर प्रेजेंट है, नंबर हमें पता लग गया कितना प्रेजेंट है, तो साइज ऑफ इंट्रॉन भी पता करना है कि साइज कितना है उस इंट्रॉन का। तो यहाँ पर एक सिंपल सी टेक्निक है, कुछ ज़्यादा ये कोई प्रॉब्लमेटिक जो है नहीं है। मान लीजिए डीएनए हमने लिया, ठीक है, ये डीएनए लिया, इस डीएनए से फॉर्मेशन हो गई किसकी, एमआरएनए की। किसकी फॉर्मेशन हो गई, ये मान लीजिए हमारा एमआरएनए आया है। मैं थोड़ा से सिंगल स्ट्रैंड की बजाय से थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये आया एमआरएनए। ठीक है, ये रेड कलर से मैंने थोड़ा डार्क करने के लिए समझा दिया है कि ये एमआरएनए आया है। अब जो डीएनए है वो तो इतना बड़ा है, ठीक है, डीएनए तो काफ़ी बड़ा है, और एमआरएनए आया है छोटा सा, तो मतलब इसके अंदर इंट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर इस डीएनए को यूज़ किया जाएगा एमआरएनए के साथ जो है फिर से बाइंडिंग करने के लिए। ठीक है, जो फिर से जो बेस पेयरिंग होगी, जो फिर से जो बाइंडिंग होगी, उससे ये पता लग जाएगा कि इंट्रॉन की जो है लूप्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पर अब डीएनए को जो है, ये तो एमआरएनए है हमारा रेड कलर से, ये है एमआरएनए। ठीक है, यहाँ पर अब डीएनए आया, डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, तो डीएनए ने क्या करा, यहाँ पर इसके साथ बेस पेयरिंग करनी स्टार्ट करी। जहाँ जहाँ बेस पेयरिंग हुई वहाँ पर ठीक है, जहाँ नहीं हुई वहाँ पर क्या हुआ, ये लूप की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, तो हमें क्या पता लगा कि जितनी लूप्स प्रेजेंट हैं उतने ये इंट्रॉन का पार्ट है। ठीक है, क्योंकि एमआरएनए के साथ तो वही बॉन्डिंग करेगा ना जो कि एमआरएनए के अंदर प्रेजेंट होगा, और एमआरएनए के अंदर वही पार्ट प्रेजेंट होगा जो कि एक्सोन का पार्ट होगा, इंट्रॉन का पार्ट नहीं होगा। इसलिए क्या हुआ, इंट्रॉन्स की लूप बन गई और एमआरएनए का जो पार्ट था वो यहाँ पर अटैच रह गया। ठीक है, तो इससे हमें साइज का पता लग जाता है, नंबर का पता लग जाता है, एंड जो प्रेजेंट है कि एब्सेंस है सबसे इंपॉर्टेंट, तो उसका पता लग जाता है कि इस पार्टिकुलर डीएनए के अंदर, इस पार्टिकुलर जेनेटिक मटेरियल के अंदर जो इंट्रॉन्स हैं वो प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, अब आगे समझते हैं। तो अब बात करते हैं नंबर ऑफ जीन्स की, या फिर स्पेसिफिकली कहें तो प्रोटीन कोडिंग जीन्स की। ठीक है, आप इंट्रॉन को छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ जीन्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ जीन्स। अब नंबर ऑफ जीन्स या फिर प्रोटीन कोडिंग जीन्स जो हैं वो हमें पता है कि प्रोकैरियोट के अंदर कम होंगे, लोअर यूकैरियोट्स के अंदर और भी कम होंगे, हायर यूकैरियोट्स के अंदर जो है ज़्यादा होंगे। ठीक है, मतलब लोअर यूकैरियोट्स के प्रोकैरियोट से ज़्यादा होंगे लेकिन हायर यूकैरियोट से कम होंगे। तो कंफ्यूज मत होइए मेरी बात सुन के। उसके बाद माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम की हमने बात करी थी स्टार्टिंग में, कि इसके अंदर सबसे कम जो है हमें जीनोम देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर हम नंबर आप लिख लीजिए, इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 472 जो हैं हमें जो जीन्स हैं वो देखने को मिलते हैं। इसके अंदर माइकोप्लाज्मा ही याद रखिए अभी, तो माइकोप्लाज्मा के अंदर जो हमें 472 जो है जीन्स देखने को मिलते हैं। सबसे कम नंबर ऑफ जीन्स जो है हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक बार ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की। किसकी, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में पहले देखते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है वो कैसे प्रेजेंट होती है, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन साइट है वो किस तरीके से प्रेजेंट होती है, कौन सा स्ट्रैंड होता है डीएनए का जिसे हम कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, कौन सा स्ट्रैंड होता है जिसे टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, सेंस स्ट्रैंड किसे कहते हैं, राइट। तो सिस्ट्रोन क्या है, तो उस पूरी चीज़ों को अब हम यहाँ पर अच्छे से समझते हैं, तभी जो आपको जो जीन्स के बारे में और ज़्यादा पता लगेगा वो समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये मान लीजिए एक डबल स्टैंडर्ड जो है हमारा डीएनए प्रेजेंट है। अब इस डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन होगी तो आरएनए की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर ये है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट जिसे हमने +1 से डिनोट करते हैं हमेशा, सिर्फ मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, हमेशा इसे +1 से डिनोट करते हैं। इसे हमने कहा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, TSS कह दिया मैंने। उसके बाद ये एंड कहाँ पर हुई, मान लीजिए +N नंबर पर जो है ये आकर एंड हो गई। ठीक है, अब हम स्पेसिफिकली थोड़ा ना बता सकते हैं कि कितने बेस पेयर आएंगे बीच में, वो तो जितना हमारा आरएनए होगा उतने जो है बेस पेयर बीच में आएंगे। तो ये हो गई ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन साइट, इसे हमने कह दिया ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन साइट। अब ये क्या है, ये जो है वो है अपस्ट्रीम, इसे हम डिनोट करते हैं एज अपस्ट्रीम, या फिर हम अगर बात भी करते हैं किसी को समझाते भी हैं तो हम इसे कहेंगे अपस्ट्रीम और इसे कहेंगे डाउनस्ट्रीम। यानी कि ट्रांसक्रिप्शन जिस डायरेक्शन में रन हो रही है उस डायरेक्शन को हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम, और जिस डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं अपस्ट्रीम। ठीक है, और कहाँ से, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट से। तो अगर मैं ये कहूँ कि एक बेस पेयर प्रेजेंट है ट्रांसक्रिप्शन
स्टार्ट साइट के डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम मतलब वो यहाँ पर इस पार्ट में कहीं पर प्रेजेंट है, इस पार्ट में, इस बीच में वो कहीं पर जीनोम जो है वो प्रेजेंट, सॉरी जो बेस पेयर है वो प्रेजेंट है। ऐसे ही अगर मैं ये कहता हूँ कि कोई बेस पेयर जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, अपस्ट्रीम में प्रेजेंट है, तो अपस्ट्रीम में प्रेजेंट है तो मान लीजिए वो इस डायरेक्शन में कहीं पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, हो सकता है वो यहाँ पर भी प्रेजेंट हो, ये भी अपस्ट्रीम ही होगा। ठीक है, ओके। अब कोडिंग स्टैंड और टेम्पलेट स्टैंड क्या है वो, तो यहाँ पर ये फिर से समझिए, ये फिर से एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो ये पार्ट है, ये होता है हमारा कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड। और नीचे इसके 3 प्राइम टू 5 प्राइम की डायरेक्शन में जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो जो आरएनए की फॉर्मेशन होती है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होती है। ठीक है, जो आरएनए की जो फॉर्मेशन होती है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होती है। ओके, तो आरएनए की फॉर्मेशन होगी तो यहाँ पर होगी और ये होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, इस 3 प्राइम टू 5 प्राइम को फॉलो करके 5 प्राइम टू 3 प्राइम का जो है यहाँ पर फॉर्मेशन होती है। ओके, अब बात करते हैं सिस्ट्रोन की। सिस्ट्रोन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, इसीलिए इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को बताना थोड़ा सा जरूरी था। बात करते हैं सिस्ट्रोन की। सिस्ट्रोन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब सिस्ट्रोन कितने टाइप की हो सकती है, सिस्ट्रोन हो सकती है 2 टाइप की। एक होती है मोनोसिस्ट्रोनिक, मोनोसिस्ट्रोनिक, और एक है पॉलीसिस्ट्रोनिक, पॉलीसिस्ट्रोनिक। नाम से पता लग रहा है जिसके पास एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है उसे हम कहेंगे मोनोसिस्ट्रोनिक, जिसके पास पॉलीसिस्ट्रोनिक है उसे हम कहेंगे जिसके पास मतलब मोर देन 1 जो है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है उसे कहेंगे पॉलीसिस्ट्रोनिक। ठीक है, तो मोनोसिस्ट्रोनिक यानी कि 1 ट्रांसक्रिप्शन यूनिट फॉर 1 जीन, एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एक जीन के लिए। ये कॉमन किसके अंदर है, कॉमन है ये यूकैरियोट्स के अंदर। ये चीज जो है यूकैरियोट्स के अंदर कॉमन हमें देखने को मिलती है। पॉलीसिस्ट्रोनिक, एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट फॉर मोर देन 1 जीन, मोर देन 1 जीन, एक जीन से ज़्यादा के लिए एक ही ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, एक जीन से ज़्यादा के कोड करने के लिए या फिर आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो है एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट प्रेजेंट है, एक से ज़्यादा जीन के ट्रांसक्रिप्शन के लिए। ये किसके अंदर है, कॉमन है ये प्रोकैरियोट्स के अंदर। ठीक है, प्रोकैरियोट्स के अंदर ये प्रोसेस जो है कॉमनली देखने को मिलती है। अब एक होते हैं सिंपल मोनोसिस्ट्रोनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, एक है सिंपल मोनोसिस्ट्रोनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, यूकैरियोट्स के अंदर देखने को मिलेगी सिंपल मोनोसिस्ट्रोनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो पॉलीपेप्टाइड हैं वो एक टाइप के होंगे। सो 1 टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड, 1 टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन होती है यहां पर। सेकंड, कॉम्प्लेक्स मोनोसिस्ट्रोनिक, कॉम्प्लेक्स, मैं सिर्फ कॉम्प्लेक्स ले देता हूं यहां पर, कॉम्प्लेक्स मोनोसिस्ट्रोनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 1 ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से एक जीन आता है और उस एक जीन से जो है डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन होती है। आप समझ पा रहे हैं, 1 ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से 1 जीन, लेकिन इस 1 जीन से मोर देन 1 टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। तो ये किसके केस में हमें देखने को मिलता है, कॉम्प्लेक्स मोनोसिस्ट्रोनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अगर सिंपल मोनोसिस्ट्रोनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात करते हैं तो यहाँ पर 1 टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, जो सिंपली मतलब होनी चाहिए। ये दोनों ही केस सिंपल मोनोसिस्ट्रोनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और कॉम्प्लेक्स मोनोसिस्ट्रोनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की जो केसेस हैं ये हमें किस में अंदर देखने को मिलती है, ये हमें देखने को मिलती है जो यूकैरियोट्स हैं उनके अंदर। अब पॉलीसिस्ट्रोनिक आप समझ के देखिए कि एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, अभी हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में समझा था। अब आप यही सोच रहे होंगे कि ये एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, इस एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से एक जो जीन है, ये एक जीन से मोर देन 1 टाइप ऑफ जो है पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन कैसे हो सकती है। सेंट्रल डोगमा हम सबने पढ़ा है, हमें पता है कि किस तरीके से होती है पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन कंप्लीट डीएनए से, लेकिन हो कैसे सकती है अब उसे समझते हैं। यहाँ पर ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, यहाँ पर ये है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, इसे हमने +1 से डिनोट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर बीच में प्रेजेंट है क्या, ये इंट्रॉन नहीं है, ये है इंटरसिस्ट्रोनिक रीजन। क्या है ये, इंटरसिस्ट्रोनिक रीजन। ठीक है, और यहां पर क्या है, यहां पर है ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन साइट, मतलब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बीच में एक इंटरसिस्ट्रोनिक रीजन प्रेजेंट है और इस रीजन के
एक साइड पर जीन ए प्रेजेंट है, एक साइड पर जीन बी प्रेजेंट है। तो जब यहां से यहां तक ट्रांसक्रिप्शन हो गई तो एक जीन जो है उसकी ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो गई। फिर बीच में आ गया इंटरसिस्टोनिक रीजन, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, जिसकी कोई हमें फर्दर जो है आरएनए प्रोसेसिंग के बाद ये वहां से गायब होगा। ठीक है, और उसके बाद स्टार्ट हो गई यहां से जीन बी की ट्रांसक्रिप्शन, जो ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन साइट पर जाके जो है फिनिश हो गई, एंड हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर इससे एक अलग प्रोटीन बन गया और इससे जो है वो एक अलग टाइप का प्रोटीन बन गया। ठीक है, तो ये होता है पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए, या फिर हम कह सकते हैं ये पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए, जो एमआरएनए से बनेगा उस एमआरएनए को हम कहेंगे पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए, और पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए से जो है हमें पॉलीपेप्टाइड मिलेंगे, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब फर्दर हम बात करते हैं कि होमोलोगस जीन क्या होते हैं। होमोलोगस जीन जो है होमोलोगस प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं, तो वो होमोलोगस जीन क्या है, पैरालोगस जीन क्या है, ऑर्थोलोगस जीन क्या है, फिर जीन फैमिली की बात करते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं होमोलोगस जीन्स की। होमोलोगस जीन्स क्या होते हैं? होमोलोगस जीन्स वो जीन्स होते हैं जो जीन्स एक कॉमन एंसेस्टर से ड्राइव किए गए हों। ठीक है, तो ऐसे जीन्स जो कि एक कॉमन एंसेस्टर से ड्राइव किए गए हों उन्हें हम कहते हैं होमोलोगस जीन्स, या फिर हम यहाँ पर प्रोटीन वर्ड भी जो है यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे प्रोटीन्स जो एक कॉमन एंसेस्टर से आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा प्रोटीन जो कि हमें फिशेज के अंदर भी देखने को मिल रहा है और हमारे अंदर भी देखने को मिल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन जो है ये एक कॉमन एंसेस्टर से आ रहा है, और उसे हम उस टाइप के हम जीन्स को, उस टाइप के प्रोटीन्स को हम कहते हैं होमोलोगस प्रोटीन्स या फिर होमोलोगस जीन्स कह सकते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि अल्फा ग्लोबिन सब फैमिली जो है, अल्फा ग्लोबिन सब फैमिली, इसके अंदर हमें दो मेंबर्स हैं इसके, अल्फा एंड जीटा, जीटा। ठीक है, अल्फा एंड जीटा। और ऐसे ही बीटा ग्लोबिन सब फैमिली, बीटा ग्लोबिन सब फैमिली के मेंबर्स जो हैं वो हैं बीटा, एक है गामा, एक है डेल्टा और एक है एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये जो है बीटा ग्लोबिन सब फैमिली के मेंबर हैं, और ये अल्फा और जीटा जो है ये अल्फा ग्लोबिन सब फैमिली के मेंबर्स हैं, और ये जो सभी जो है ये जो है एक कॉमन एंसेस्टर से जो है ड्राइव किए हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अनदर टाइप ऑफ जीन जो कि है पैरालोगस, पैरालोगस जीन। तो पैरालोगस जीन क्या है, अब इसे समझते हैं। पैरालोगस जीन का मतलब ऐसे जीन जो कि एक कॉमन एंसेस्टर से ड्राइव हुए हैं, लेकिन इनका क्या है, इनका जो है डुप्लीकेशन हुआ है, बीच में इनके अंदर डाइवर्जेंस आई है, जिसकी वजह से जो है अलग जीन्स की फॉर्मेशन हो गई, अलग प्रोटीन्स की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप समझिए, ये मान लीजिए एक एंसेस्टर सेल है और इसके अंदर ये जो है, यहाँ पर हमने ये ब्लू कलर से दिखा दिया कि ये डीएनए का सेगमेंट है, जीन है। ठीक है, और इसका हमने नाम रख दिया, फॉर एग्जाम्पल इसे कह दीजिए हमने ए रख दिया। ठीक है, इसका नाम है ए। अब क्या हुआ, इस जीन की डुप्लीकेशन हो गई। डुप्लीकेशन कैसे हो गई, ये सेल आया, ये कंप्लीट डीएनए, उसके बाद जहाँ पर हमने क्या देखा कि इसकी जो है डुप्लीकेशन हो गई। पहले एक प्रेजेंट था ए, अब यहाँ पर एक और ए प्रेजेंट है, इसकी डुप्लीकेशन हो गई। ठीक है, डबल हो गई। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या देखा कि यहाँ पर इसकी हुई डाइवर्जेंस। अब डाइवर्जेंस क्या है वो समझेंगे। यहाँ पर डाइवर्जेंस का मतलब क्या है कि कोई जेनेटिक चेंजेस आ जाना, डाइवर्जेंस का मतलब होता है जेनेटिक चेंजेस आ जाना। तो जेनेटिक चेंजेस होने की वजह से जो ये ए था ये बन गया A1। ठीक है, और यहाँ पर जो ए अनदर था ये बन गया A2। तो मतलब अलग अलग जीन हो गए ना, पहले एक सिंगल जीन था, उस सिंगल जीन की फिर एक डुप्लीकेशन हो गया, उस डुप्लीकेशन के बाद डाइवर्जेंस होने के बाद वो अलग अलग जीन बन गए, वो अलग प्रोटीन बनाने लग गया, वो अलग प्रोटीन बनाने लग गया। तो यहाँ पर ये है डुप्लीकेशन का स्टेप। ठीक है, और ये है डाइवर्जेंस का स्टेप, ये है डाइवर्जेंस। ठीक है, अब ऑर्थोलोगस की बात कर लेते हैं कि ऑर्थोलोगस क्या है, ऑर्थोलोगस जीन्स कौन से होते हैं। तो सिमिलर ही जो है प्रोसेस होती है ऑर्थोलोगस और पैरालोगस की, ऑर्थोलोगस। ठीक है, अब ऑर्थोलोगस जीन में क्या हुआ, यहाँ पर फिर से एक एंसेस्टर सेल है, इसके पास जो है जेनेटिक मटेरियल है, इस जेनेटिक मटेरियल में यहाँ पर हमने बता दिया कि ये जो है एक्स है। ठीक है, ये जीन एक्स है इसके पास। अब इसकी क्या हुई, यहाँ पर हो गई स्पेशिएशन। क्या हो गई यहाँ पर, स्पीसिएशन कह लीजिए, स्पेसिएशन कह लीजिए, जो आपको सही लगे, स्पेसिएशन। ठीक है, स्पेसिएशन यानी कि अलग अलग स्पीसीज की फॉर्मेशन हो गई। ये एक ऑर्गेनिज्म था बी। ठीक है, इस ऑर्गेनिज्म बी ने, इसकी क्या हो गई, अलग अलग ऑर्गेनिज्म की अब जो है फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, एक ही हमने बना दिया ब्लू कलर से क्योंकि अलग अलग स्पीसीज बन गई, और यहाँ पर एक हमने बना दिया ग्रीन कलर से। अब आगे समझेंगे। अब इसके पास भी एक्स जीन है,
अभी जीन के अंदर कोई चेंज नहीं है, इसके पास भी एक्स जीन है, इसके पास भी एक्स जीन है। ये क्या है, ये है B1, ये है B2 ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर डाइवर्जेंस की जो है वो प्रोसेस हो गई, यहाँ पर भी डाइवर्जेंस हो गई, यहाँ पर भी डाइवर्जेंस हो गई, यहाँ पर नए जीन की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। और इसके अंदर जो अब जीन प्रेजेंट है उसे हमने नाम दे दिया जैसे कि X1। ऐसे ही यहाँ पर इसके अंदर डाइवर्जेंस हो गई, डाइवर्जेंस होने की वजह से क्या हुआ कि जो जीन है वो चेंज कर गया, और जीन जीन यहाँ पर हमने कह दिया X2। मतलब दोनों ही मामलों में, पैरालोगस और ऑर्थोलोगस दोनों के अंदर मामलों के अंदर हमें क्या दिख रहा है कि जो जीन है वो चेंज हो गया। जीन पहले अगर A था तो A1 A2 हो गया, अगर X था तो X1 X2 हो गया, लेकिन जो प्रोसेस है वो अलग है। यहाँ पर पहले क्या हुआ, डुप्लीकेशन हुआ, उसके बाद डाइवर्जेंस हुई, यहाँ पर स्पेसिएशन हुआ, अलग अलग स्पीसीज की फॉर्मेशन हो गई उस ऑर्गेनिज्म की, एंड देन उसके बाद जो है यहाँ पर डाइवर्जेंस हुआ। ओके, अब नए जीन्स को जो है, नए जीन्स की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, क्या क्या प्रोसेस हो सकती हैं, उन प्रोसेस के जरा नाम समझ लेते हैं सिर्फ, ठीक है। तो सबसे पहला डुप्लीकेशन हो सकता है, ठीक है, डुप्लीकेशन हो सकता है जीन्स का। सेकंड, डाइवर्जेंस हो सकती है, डाइवर्जेंस का मतलब जो जेनेटिक चेंजेस हैं उनकी वजह से जो है नए जीन्स की फॉर्मेशन हो जाए। थर्ड, लेटरली जो जीन ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, लेटरल जीन ट्रांसफर। बेसिकली ये जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन लेटरल जीन ट्रांसफर की वजह से भी जो है जो जीन है या फिर नए जीन्स की जो है फॉर्मेशन हो सकती है। उसके बाद फिजन एंड जो फ्यूजन की प्रोसेस होती है, फिजन एंड फ्यूजन ऑफ जीन्स, ठीक है, जीन्स का फिजन होना और फ्यूजन हो जाने से जो है नई जीन्स की फॉर्मेशन हो सकती है। और एक होता है डी नोवो ओरिजिन, ये इंपॉर्टेंट है, डी नोवो ओरिजिन। अब डी नोवो ओरिजिन क्या है, जब चेंजेस हो जाए नॉन कोडिंग सीक्वेंस में और वो कोडिंग सीक्वेंस में चेंज हो जाए। डी नोवो ओरिजिन का मतलब जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस जो है डीएनए का वो कोडिंग सीक्वेंस में चेंज हो जाए तो उसे हम कहेंगे डी नोवो ओरिजिन होना, किसका, न्यू जीन्स की फॉर्मेशन होना, ठीक है। अब बात करते हैं जीन फैमिली कि जीन फैमिली क्या है। अभी हमने ऊपर देखा था ना अल्फा जो है सब फैमिली, बीटा ग्लोबिन सब फैमिली, तो वो है क्या, जीन फैमिली, जीन फैमिली। ओके, अब जीन फैमिली के बारे में समझते हैं। तो जीन फैमिली यानी कि कॉमन एंसेस्ट्रल जीन्स की एक कॉमन फैमिली होना, समझ पा रहे हैं आप, यानी कि ऐसे जीन्स जो कि होमोलॉजी शो करते हैं उनको जो है साथ में रखना, उनकी एक फैमिली बना देना हमारी सहूलियत के लिए, ताकि हम उसे जो है स्टडी कर सके, क्लासीफाई कर सके, उसे हमने कहा जीन फैमिली, ठीक है। तो एक जीन फैमिली के अंदर हमें किस तरीके के जीन देखने को मिलते हैं, जिनके अंदर कॉमन एंसेस्ट्रल जो है जीन्स हो, कॉमन एंसेस्ट्रल जीन्स। ओके, नेक्स्ट, जो होमोलॉजी शो करते हो, शो होमोलॉजी। नेक्स्ट, जो कि मेंबर्स जो हैं जिनके, मतलब जीन फैमिली के अंदर जो मेंबर्स हैं वो आपस में रिलेटेड हों, आपस में या तो रिलेटेड हों या बिल्कुल आइडेंटिकल हों, ठीक है, या तो रिलेटेड हों या आइडेंटिकल हों, और क्लस्टर्ड हों, मतलब क्लस्टर की फॉर्मेशन करें, या फिर जीनोम के अंदर जो है डिस्पर्स्ड प्रेजेंट हो, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए जो हमने अल्फा ग्लोबिन सब फैमिली और जो बीटा ग्लोबिन सब फैमिली थी उसी को जो है एग्जाम्पल को हम यूज करते हैं। जो अल्फा ग्लोबिन सब फैमिली है, इस फैमिली के जो जीन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम नंबर 16 पर, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 16 पर। और जो बीटा ग्लोबिन फैमिली जो है, बीटा ग्लोबिन फैमिली जो है, इसके जो क्रोमोसोम्स हैं, इसके जो जीन्स हैं वो कौन से क्रोमोसोम पर हैं, क्रोमोसोम नंबर 11 पर, क्रोमोसोम नंबर 11 पर जो है इसके जीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब एक वर्ड हम सुनते हैं, सुपर जीन फैमिली। सुपर जीन फैमिली क्या है भाई, मेंबर ऑफ अ फैमिली परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शन, यानी कि मान लीजिए सुपर जीन फैमिली क्या है, एक ऐसी जीन फैमिली जिसके जो मेंबर्स हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, सिमिलर फंक्शन जो है परफॉर्म नहीं करते, उसे हमने कह दिया सुपर जीन फैमिली। ओके, एक है मल्टीजेनिक। मल्टीजेनिक का क्या मतलब होता है, जहां पर ओवरलैपिंग और रिलेटेड फंक्शन जो है हमें देखने को मिले। और जो मल्टीजेनिक है यानी कि मल्टीपल जीन्स, यहाँ पर मल्टीजेनिक, ठीक है, तो ओवरलैपिंग और रिलेटेड फंक्शन वाले जो है जीन्स प्रेजेंट हो, जो कि कॉमन एंसेस्टर से आए। और इसके दो टाइप्स होते हैं, ठीक है, मल्टीजेनिक, इसकी दो टाइप हमें समझनी है। ये आते कहाँ से, सबसे पहले तो ये समझते हैं, फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर, कॉमन एंसेस्टर से आएंगे, और ओवरलैपिंग एंड रिलेटेड फंक्शन होंगे इनके, ओवरलैपिंग एंड रिलेटेड फंक्शन होंगे, रिलेटेड फंक्शन। ओके, अब आगे समझते हैं। तो ये जो है दो टाइप के होंगे, सिंपल या फिर कॉम्प्लेक्स। सिंपल जो कि आइडेंटिकल फंक्शन करेंगे, ठीक है, जैसे कि राइबोसोमल आरएनए की फॉर्मेशन करने वाले जो जीन्स हैं वो सिंपल होते हैं।
कॉम्प्लेक्स मल्टीजेनिक कौन से होंगे? जो सिमिलर फंक्शन करेंगे, मतलब आइडेंटिकल फंक्शन का मतलब करना बिल्कुल सेम, बिल्कुल डिट्टो सेम। जैसे आपका कोई एक क्लोन हो तो वो बिल्कुल आइडेंटिकल होगा, लेकिन आपका जो ट्विन ब्रदर है अगर, तो वो क्या होगा, वो आपके सिमिलर होगा लेकिन आइडेंटिकल नहीं होगा। आइडेंटिकल का मतलब ये होगा कि बिल्कुल आपकी उसके हाथ पैर मुंह आंखें नाक हर चीज बिल्कुल एग्जैक्टली जो है आइडेंटिकल है, मतलब बिल्कुल सेम है, राइट। तो यहां पर ये दो टाइप के हैं, एक होंगे सिंपल, एक है कॉम्प्लेक्स। सिंपल के अंदर जो आइडेंटिकल फंक्शन करते हो, आइडेंटिकल फंक्शन करते हो, आइडेंटिकल फंक्शन, और यहाँ पर सिमिलर फंक्शन, ठीक है, जो कि सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हो, जैसे अभी हमने ग्लोबिन प्रोटीन्स को या फिर ग्लोबिन जीन्स को देखा। अब एक बार बात करते हैं सूडो जीन्स की, कि सूडो जीन्स क्या है। सूडो जीन्स भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सूडो जीन्स। सो सूडो जीन्स की बात करें तो सूडो जीन्स नाम से पता लग रहा है, सूडो का मतलब होता है फॉल्स। जैसे हम सूडोपोडिया पढ़ते थे अमीबा के अंदर, के जो फीट लाइक स्ट्रक्चर की जो फॉर्मेशन कर लेता था अमीबा, अमीबा जो है मूवमेंट के लिए, लेकिन सूडोपोडिया, लेकिन वो फॉल्स फीट का करते हैं उसे। ऐसे यहाँ पर सूडो जीन्स, फॉल्स जीन्स, ठीक है। फॉल्स जो है यहाँ पर ये फंक्शनल सेगमेंट है डीएनए का। तो नॉन फंक्शनल कॉपी ऑफ अ फंक्शनल जीन, मतलब एक फंक्शनल जीन की नॉन फंक्शनल कॉपी को हम कहते हैं सूडो जीन। नॉन फंक्शनल कॉपी ऑफ अ फंक्शनल जीन, एक फंक्शनल जीन की, एक ऐसा जीन जो कि प्रोटीन की फॉर्मेशन कर रहा है, कोड कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसने एक नॉन फंक्शनल कॉपी बना दी, जिसकी वजह जिस उस ऐसे जीन की जो है कि नॉन फंक्शनल कॉपी की फॉर्मेशन हो गई, जिससे क्या हुआ कि प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, कोई कोडिंग नेचर को शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जैसे कि इसके अब दो टाइप है, क्लासिकल एंड एक है प्रोसेस्ड। ओके, एक होते हैं क्लासिकल सूडोजीन और एक होते हैं प्रोसेस्ड। तो हम बात करेंगे क्लासिकल की, प्रोसेस्ड की हमें अभी कोई बात नहीं करनी यहाँ पर। प्रोसेस्ड, क्लासिकल की फर्दर दो टाइप्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, डुप्लीकेटेड और अनदर है यूनिटरी। डुप्लीकेटेड क्या है और यूनिटरी क्या है ये समझ लीजिए, ये लास्ट टॉपिक है हमारी इस वीडियो का, डुप्लीकेटेड सूडोजीन एंड यूनिटरी सूडोजीन। तो जो इसने जो डुप्लीकेटेड सूडोजीन है वो समझिए, यहाँ पर एक फंक्शनल कॉपी है, फंक्शनल कॉपी है, ओरिजिनल कॉपी है या फिर ओरिजिनल जीन कह लीजिए, ठीक है, फंक्शनल कॉपी है। इसने क्या करा, एक डुप्लीकेटेड कॉपी बनाई, या फिर बन गई वो अपने आप, डुप्लीकेटेड कॉपी बन गई उस जीन की। इस डुप्लीकेटेड कॉपी जो है ये कैसी हो गई, नॉन फंक्शनल, नॉन फंक्शनल हो गई है, ठीक है। तो ये है डुप्लीकेटेड सूडोजीन। इस नॉन फंक्शनल कॉपी को या फिर इस डुप्लीकेटेड कॉपी को जिसकी वजह से नॉन फंक्शनल प्रोटीन या फिर नॉन फंक्शनल जो है जीन की फॉर्मेशन हो गई, उसे हमने कहा डुप्लीकेटेड सूडोजीन। ऐसे ही अब यूनिटरी की बात करें तो ओरिजिनल कॉपी और फंक्शनल कॉपी, ठीक है। ओरिजिनल कॉपी, जो ओरिजिनल जो फंक्शनल कॉपी है यहाँ पर, वो क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद जो है ये नॉन फंक्शनल हो जाएगी खुद, ये थोड़े टाइम के बाद खुद ब खुद जो है नॉन फंक्शनल हो जाएगी, और यहाँ पर किसी भी तरीके की हमें डुप्लीकेशन नहीं देखने को मिलती, तो इसे हमने कह दिया यूनिटरी सूडोजीन। तो ये दो टाइप्स हैं, डुप्लीकेटेड सूडोजीन एंड यूनिटरी सूडोजीन। ओके, तो आई थिंक यहाँ तक आपको वीडियो अच्छे समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स में हम हर चीज़ कवर करेंगे कि बैक्टीरियल ट्रांसपोजोन, रेट्रो ट्रांसपोजोन एंड जो आईएस एलिमेंट क्या है, राइट। तो हम हर टाइप की जो ट्रांसपोजोन है उन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स के ऊपर जो है नेक्स्ट वीडियो होगी। एंड देन उसके बाद हम स्टडी करेंगे यूकैरियोटिक जीनोम के अंदर जो हम न्यूक्लियोसोम देखते हैं, एंड जो डिफरेंट टाइप की जो हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ कैसे बाइंडिंग होती है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं, तो ये सब कुछ जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच।